सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरे गृह ज़िले के गृह कस्बे में आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का मैं यथासंभव सेटिस्फाई कर सकूँ। निश्चित रूप से मेरे जो विचार है वो पब्लिक एक सर्वेंट के तौर पे, लोक सेवक के तौर पे, जनप्रतिनिधि के तौर पे उनको क्रियान्वित तभी कर सकता हूँ जब मुझे पहली बात कांग्रेस जिस पार्टी से मैंने दावेदारी की है उससे टिकट मिले। दूसरा कि जिस तरह का वर्तमान में देश का माहौल है, आपने अभी कहा मोदी जी ने राममय माहौल बनाया है, तो राममय तो हम पहले से ही हैं। सुबह उठते ही राम राम करते हैं, जब भी मिलते हैं तब भी राम राम करते हैं। राम से, राम के मंदिर से, राम के प्रति आस्था से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो कभी ये देखने को सुनने को नहीं मिला कि हमारे देश के किसी भी समुदाय ने, वो चाहे कोई अल्पसंख्यक समुदाय हो, केवल मुस्लिम ही नहीं, बोले सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी ने भी कोई एतराज़ किया हो मैंने तो नहीं सुना। तो राम मंदिर या राम का कोई विवाद ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सबने स्वीकार किया है, और मंदिर जो बना है अच्छी बात है। जिसको वहाँ जा कर के दर्शन करने की इच्छा हो, आस्था हो, बिल्कुल जाए, किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि देश का किसान, गरीब मजदूर, कर्मचारी, दस्तकार, लघु व्यवसायी, लघु उद्योगपति, ये सब पिछले 10 साल में जो केंद्र सरकार की नीतियां रही है उसकी वजह से उनके रोज़गार के अवसर ख़त्म हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति डाउन हो रही है। और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि गत 10 वर्षों में बड़े उद्योगपतियों के कितने ऋण, 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो केंद्र सरकार ने ऋण माफ़ी की है। बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार के खजाने सदैव खुले रहते हैं, और जो किसान है, जो गरीब हैं, उनको केवल ये कहा जाता है कि बस आपको पेट भरने के लिए हम 5 किलो अनाज दे देंगे, वो मुफ्त में दे देंगे, वो 5 साल के लिए दे देंगे। लेकिन मुफ्त की रोटी, मुफ्त के अनाज से पेट भर करके कोई आदमी अपना विकास नहीं कर सकता। उसका देश के विकास में, जीडीपी में, उसमें कोई योगदान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में मैं ये मान के चलता हूँ कि न केवल नागौर का, राजस्थान का मतदाता कांग्रेस के समर्थन में, और विशेष तौर पे नागौर के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि नागौर में आज भी 65 से 70% मतदाता कांग्रेस के पक्ष में विचार रखता है, उसका अभिमत कांग्रेस के साथ में है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कांग्रेस अपना जो भी उम्मीदवार दे, ऐसा उम्मीदवार दे जिसके बारे में आम मतदाता, जिसका मानस कांग्रेस के पक्ष में है, उसके लिए वो उत्साह से स्वप्रेरित होकर के मतदान केंद्र तक आए और वोट डाल सके। और यही सोच करके कि मैं चूँकि इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, मेरा किसी से विरोध नहीं है और न मेरे साथ किसी का कोई प्रतिद्वंदिता है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि मुझे जो पहले से एस्टेब्लिश्ड जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस में, संगठन में, चाहे वो जिला स्तर के जिलाध्यक्ष से लेकर के और ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर तक, सभी का मुझे सहयोग मिलेगा। और इसी सहयोग की आशा और अपेक्षा के साथ मैंने दावेदारी पेश की है। आपका गांव लाडनू विधानसभा क्षेत्र में आता है और आप और मुकेश भाकर एक ही पंचायत से आते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश भाकर भी एमपी की टिकट लेने के लिए लाइन में है। इसके साथ ही डीडवाना के विधायक, क्योंकि आपके डीडवाना तहसील लगती है, तो डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन रूडी भी लाइन में है।
और इसके अलावा 2-3 नाम और आ रहे हैं महेंद्र चौधरी के रोड। इन सब दावेदारों में अपनी दावेदारी को आप कहाँ मानते हैं, और क्या आप ये इस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं कि आप गोविंद सिंह डोटासरा के खास हैं? देखिए, अब इस बात का तो कहीं कोई पैमाना होता नहीं है कि कौन किसके कितना नज़दीक है, कितना खास है। लेकिन हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि गोविंद सिंह जी डोटासरा से मेरा पहला परिचय जब मैं विकास अधिकारी खंडेला होता था और गोविंद सिंह जी डोटासरा की धर्मपत्नी का बतौर शिक्षक का चयन होकर के खंडेला ब्लॉक आवंटित हुआ, उस वक्त वो उनको ज्वाइन करवाने के लिए लाए थे। हमारा जो संबंध या संपर्क है वो इतना पुराना है। हम एक दूसरे के परिवार में जो भी खुशी का या गमी का कोई बात होती है तो आते जाते रहे हैं। ये हमारे संपर्कों का और जो संबंध है उसका आधार रहा है। ये बात सही है कि मुकेश भाकर और मैं, हमारी एक ही पंचायत है, ट्विन विलेज है हमारे, और वो भी यदि उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं या चेतन डूडी साहब पेश कर रहे हैं या हरेंद्र जी पेश कर रहे हैं या महेंद्र जी पेश कर रहे हैं, मैं भी पेश कर रहा हूँ। अब ये तो पार्टी को देखना है कि पार्टी के लिए कौन सा उम्मीदवार जो जीत की जिसकी संभावनाएं ज़्यादा है उसके ऊपर वो दांव खेले। तो मैंने तो यही दावेदारी की है कि चूंकि मेरा किसी से पहले से कोई किसी तरह का प्रतिद्वंदिता या लगाव या दुराव नहीं है, मेरे लिए सभी सम्मानजनक है, मेरे सभी सहयोगी हैं, और साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा। मेरे को टिकट मिलती है तो मैं अपेक्षा करूँगा और अनुरोध करूँगा कि बाकी सभी लोग मेरे साथ रहें। देखिए, दावे करना अलग चीज़ है और हकीकत में उन दावों को जो फिजिकल स्वरूप देना अलग चीज़ है। डबल इंजन की सरकार का अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ दावा किया गया, चाहे वो ईआरसीपी के बारे में किया जा रहा है या यमुना जल संशोधित परियोजना के बारे में किया जा रहा है, उसकी जो हकीकत है वो तो अभी कुछ दिनों में ही हरियाणा के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे करके जाहिर कर दी है। तो दावे करना अलग चीज़ है। दावे, जुमले, ये सब भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो जनता के सामने। जनता को हकीकत समझती है, जनता बहुत अच्छे से समझती है कि दावे और जुमले ये हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन इसको बहुत देख लिया। आज आप देखिए न कि गुजरात में तो पिछले 35 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। वहाँ का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, वहाँ के महिलाओं की जो स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, क्या इसी को हम डबल इंजन की सरकार का परिणाम कहेंगे? आज स्थिति ये है कि मतदान होने के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनाने के बाद केवल कुछ लोगों की ही बात को सुना जाता है, आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये केवल एक माहौल बनाया गया है। नैरेटिव बनाने में भाजपा निश्चित रूप से बहुत स्मार्ट है। वो इस तरह का माहौल बनाती है कि जो कुछ हो रहा है, मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। यदि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी मुझे फील्ड में एक सज्जन मिल गए, उन्होंने कहा साहब आपने कांग्रेस से दावेदारी की, कांग्रेस ने किया क्या है 70 साल में? मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में आपके लिए क्या हुआ? बोले साहब ये जो घर घर नल की योजना आ गई ना। मैंने कहा इसमें घर घर जो नल की योजना है उसमें पानी कहाँ से आता है? नहर से आता है सर। नहर में पानी कहाँ से आता है? वो बांध से ही आ रहा होगा ना। बांध किसने बनाए? नहरें किसने बनाई? तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है क्या? आम आदमी को समझ में आती है, लेकिन चूंकि कुछ माहौल ऐसा बनाया हुआ है और
कुछ मीडिया जो है वो पैसे से प्रभावित होकर के और इस तरह की चीज़ें जो है उनको हाईलाइट करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये तो आप लोग हैं जिन्होंने मीडिया के प्रति आम आदमी का विश्वास कायम रखा हुआ है। अन्यथा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो आम आदमी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता भी नहीं है।